5 फौजी बहू। ब्रिजपुर गांव में कलावती अपनी 5 बहुओं सुहानी, रोशनी, अंकिता, सोनी, भारती के संग एक ही घर आंगन में रहा करती थी। उन पांचों का हमेशा से 15 अगस्त के प्रति बेहद प्यार भरा रुझान रहा था। सुहानी घर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है। आज तो 1 अगस्त है। अरे देखो, हम पांचों बहुओं का पसंदीदा त्योहार 15 अगस्त बेहद ही पास है। वो पांचों बातें कर ही रही थी कि टीवी पर देशभक्ति गीत शुरू हो जाता है। ये देख अंकिता फौजियों के जैसे ऊंची आवाज में कहती है, सोल्जर्स सावधान। तभी वहाँ कलावती आ जाती है और अपनी पांचों बहुओं को ऐसे देख कहती है, अरे सवेरे सवेरे तुम पांचों सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ी हो? कलावती के सवाल का पांचों में से कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख वो कहती है, अरे तुम पांचों की एक संग सांप सूंघ गया है क्या? ये क्या सिपाही के जैसे सलाम ठोक रही हो? सासू माँ, टीवी पर राष्ट्रीय गान चल रहा है, इसलिए हम बहु सावधान मुद्रा में खड़ी होकर भारत की आन बान शान बढ़ा रही थी। रोशनी की व्यंग बात सुनकर कलावती फीका सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक सांझ पांचों बहुएं बैठी हुई आपस में बात कर रही थीं। 15 अगस्त का पड़ाव एकदम पास आ गया है, मगर हमारे पतियों ने अब तक पतंग भी नहीं खरीदी। सभी के घर में 1 अगस्त से ही देशभक्ति के गीत गूंज उठे हैं, मगर हमारे घर पर पता ही नहीं चल रहा कि 15 अगस्त आने को है। हाँ, पिछले 5 साल से हम इस घर की बहू हैं, मगर अभी भी हम इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि सासू माँ 15 अगस्त को पसंद क्यों नहीं करती। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों न हम सासू माँ के लिए 15 अगस्त से पहले कुछ खास करें। क्या पता उन्हें भी 15 अगस्त के प्रति प्यार हो जाए। अगली सुबह पांचों बहू फौजियों का पहरावा पहने कतार में कलावती की ओर बढ़ते हुए नारेबाजी लगाती हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हमारा भारत महान रहे, ऊंची इसकी शान रहे। पांचों बहू को फौजी के पोशाक में पहना देख कलावती के तलवों का गुस्सा जैसे सिर चढ़ जाता है और वो कहती है, अरे बंद करो ये नारेबाजी। ये तुम लुगाइयों ने कैसा लिबास पहना है? सासू माँ, हमें तो लगा था कि आपको ये पसंद आएगा। खबरदार जो फिर कभी ये दोहराया तो। फौजी बनना कोई अटखेल नहीं है। पहली बात ये, तुम पांचों का ससुराल है, सरहद की सीमा नहीं। दूसरी बात, तुम जननी हो, देश का जवान बनने की कोशिश ना करो। ये सब कहते हुए कलावती की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी भारती कहती है, आखिर माँ जी का 15 अगस्त के प्रति इस बेरुखी का कारण क्या है? आज आप पांचों को बताना ही होगा। कहो अमर, आखिर क्यों 15 अगस्त आते आते माँ जी का खुशनुमा चेहरा पीला पड़ जाता है? दरअसल हमारे पिताजी फौज के जनरल थे। उन्होंने एक फौजी के फर्ज को बखूबी पूरा किया। जब तक पिताजी सरहद की सीमा पर सैनिक की तरह जंग लड़ते थे, पूरा गांव उनकी सराहना करते नहीं थकता था। फिर पिताजी एक जंग को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तब से माँ को ऐसा लगता है कि सभी ने पिताजी को भुला दिया है, जो कि सही मायने में सच है। वो दिन भी 15 अगस्त का था जब पिताजी शहीद हुए थे, बस इसलिए। ये सुनकर पांचों बहुओं की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो आपस में बात करती हुई कहती हैं, क्यों ना हम पांचों मिलकर इस 15 अगस्त पर पिताजी के प्रति कुछ कार्यक्रम आयोजित करें। हाँ, इससे माँ जी को प्रोत्साहन मिलेगा। तो फिर तय रहा, इस 15 अगस्त पर हम पांचों पिताजी को एक बार फिर इस गांव में पहचान कराएंगे। गुजरते पल के साथ 15 अगस्त का दिन भी आ जाता है। पांचों गांव के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित करती हैं। मंच पर खड़ी भारती सभी का स्वागत करते हुए कहती है, इस 15 अगस्त के सुहाने अवसर पर हम पांचों बहू साथ मिलकर आप सभी जन का अभिनंदन करती हैं। आज का ये कार्यक्रम किसी खास शख्स की स्मृति से जुड़ा हुआ है। कलावती एकटक अपनी बहुओं को निहार रही थी। रोशनी के गीत गुनगुनाते ही कलावती की आंखों में आंसू भर आते हैं। हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। ये देशभक्ति गीत तो इनका पसंदीदा हुआ करता था। कलावती सोच ही रही थी कि स्टेज से उसका आमंत्रण आता है। मैं चाहूंगी कि फौजी शेरशाह बहादुर सिंह की धर्मपत्नी कलावती जी, यानी कि हम 5 बहू की सास
स्टेज पर आकर ये पर्दा हटाएं। कलावती जैसे ही पर्दे की डोर को खींचती है, उसके पति का बड़ा सा फौजी के अवतार में स्मारक स्थापित देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। सारा गांव सलामी देता है, जिसके बाद पांचों बहुएं एक साथ कहती हैं, 15 अगस्त मुबारक हो सासू माँ। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मुझे लगा था कि सभी इनकी शहादत को भूल चुके हैं, मगर आज तुमने मेरे फौजी पति का स्मारक बनाकर अपनी सास का मान बढ़ा दिया है। इसके पश्चात कलावती अपनी पांचों बहू के साथ 15 अगस्त का झंडा फहराती हैं। फिर सभी राष्ट्रीय गान गाते हैं। तभी एक पोस्टमैन 15 अगस्त के अवसर पर पांचों को एक एक संदेश देता है। पांचों फौरन उस चिट्ठी को पढ़ती हैं। अरे क्या हुआ, तुम पांचों ने एक साथ चुप्पी क्यों साध ली? फिर पांचों एक साथ मिलकर खुशी से बोलती हैं। माँ जी, हम पांचों फौजी बन गई। ये सुनकर कलावती का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वो कहती हैं, इतनी अहम बात जो तुम पांचों से पता चलनी चाहिए थी, वो मुझे इस संदेश से पता चल रही है कि तुम पांचों सरहद पर जाने की तैयारी कर रही हो। माँ जी, हम पांचों बहू के फर्ज के साथ फौज की तैयारी भी कर रही थी, जिसकी खबर हमारे पतियों को भी पता नहीं थी। माँ जी, हम पांचों बहुएं फौजी बनकर अपने स्वर्गीय ससुर जी के जैसे सरहद पर फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। इस पर गांव के मुखिया मुकुल सिंह कहता है, अरे सोच का रही हो भौजाई, फौजी बनकर देश की सेवा सबन के भाग्य में नहीं होवत है, जाए ते बहुरिया के। मगर अरे अगर मगर छोड़ो कलावती बहन। माँ जी, हम जानती हैं कि आपको ये डर सता रहा है कि हम औरत हैं। मगर माँ जी, देखना, जिस पल आपकी आंखें अपनी 5 बहू को फौजी बना देखेंगी, उस पल आपका सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। माँ जी, आप एक फौजी की बीवी हैं। ये खौफ की चादर आपके चेहरे पर नहीं जचती, उतार फेंकिए उसे। माँ जी, एक जननी ही देश के जवान को जन्म देती है, तो वो जननी क्यों फौजी बनकर सरहद की सीमा नहीं नाप सकती? अगले दिन पांचों बहुएं फौजी का पहनावा पहनकर तैयार होती हैं। पूरा गांव मिलकर उन्हें स्टेशन छोड़ने आता है। जाओ बहू, फौजी बनकर अपने देश गांव का जमीन का मान बढ़ा देना। हाँ बहू, देखना, जंग में जीत का बिगुल तुम पांचों ही बजाओगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन पटरी पर दस्तक देती है और कलावती हंसी खुशी अपनी पांचों फौजी बहू से कहती है, जाओ मेरी पांचों फौजी बहू और अपना फर्ज अदा करो। जीत तुम्हारी ही होगी, ये तुम्हारी सास का आशीर्वाद है। सरहद में शामिल होने के बाद से पांचों फौजी बहू कई बड़ी जंग पर जीत हासिल करती हैं, जिसके बाद वो छुट्टियों में घर लौटती हैं। पूरा स्टेशन फूल और शहनाइयों के संग उनका स्वागत करता है। स्वागत है मेरी पांचों फौजी बहू। मैं जानती थी तुम पांचों फौजी फतेह हासिल करके ही लौटोगी। माँ जी, पूरे महीने भर की लंबी छुट्टी मिली है। इन दिनों आपकी पांचों फौजी बहू सरहद की सीमा को भूलकर सिर्फ बहू बनकर ससुराल और अपनी सास की सेवा सहाय करना चाहती हैं। पांचों बहू सरहद से मिली छुट्टी में अपनी सास के संग पारिवारिक जीवन जीती हैं और सरहद से संदेश आने पर वो पांचों एक बार फिर फौजी बनकर अपना फर्ज अदा करने चली जाती हैं। चलते हैं माँ जी, आपकी फौजी बहू को उसका फर्ज पुकार रहा है। जाओ और घुसपैठियों के छक्के छुड़ाकर उन्हें भारत देश की जननी की ताकत का एहसास दिलाकर लौटना। इसी के साथ 5 फौजी बहू की ये कहानी होती है यहीं समाप्त। अमीर वर्सेस गरीब बहन। किशनगंज में रहने वाले सुरेश की 2 बेटियां थीं, जिनका नाम न्यासा और दिलासा था। एक सुबह सुरेश अपनी बेटियों को निहारते हुए कहता है, वक्त हो चला है जब मुझे अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर वो दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहता है, बिटिया, तुम दोनों ब्याह के लायक हो गई हो। वैसे तो शादी को लेकर हर लड़की के मन में अनेकों आशाएं जुड़ी होती हैं। अगर तुम दोनों के दिल में कोई है तो तुम अपने पिता को खुलकर बता सकती हो। दोनों की खामोशी देखकर सुरेश को चैन पड़ता है, जिसके बाद दोनों बहनें एकाएक पिता के सामने शादी के प्रति अपना रुझान साझा करती हैं। जहां न्यासा बेधड़क होकर कहती है, पिताजी, मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसका बड़ा सा घर-बार हो और अच्छा खासा बिजनेस हो, ताकि मैं सारी उम्र ठाट से रह सकूं। पिताजी, मेरी सिर्फ एक ही चाहत है, मुझे अपने पति में अपने पिता की छवि मिले। उस रोज से सुरेश अपनी बेटियों के विवाह के लिए वर तलाशने लगता है, जो मनोहर और युवराज नाम के 2 अलग अलग लड़कों पर खत्म होता है।
जहां युवराज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वहीं मनोज एक साधारण तबके का व्यक्ति था जिसकी किराने की दुकान थी। वो एक ही मंडप में अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचा देता है। अगले 2 दिनों के बाद दोनों बहनें पग फेरे की रस्म के लिए पिता के पास आती हैं, जहां न्यासा अपने रुतबे का अमीरी अंदाज में धौंस झाड़ते हुए कहती है, अरे दिलासा, ये कैसी फीकी पुरानी साड़ी पहनी है तुमने? फुटपाथ से खरीदी है क्या? फिर इतने हल्के गहने नई नवेली दुल्हन पर शोभा देते हैं क्या? भला मुझे देखो, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हूँ। तुम्हारे जीजा जी ने मुझे कल ही बड़े बाजार से एक साथ 7 कांजीवरम की साड़ियाँ दिलाई है। तुम तो जानती हो ना कि कांजीवरम की साड़ी कितनी महंगी बिकती है। इस पर दिलासा अपनी बहन न्यासा से कहती है, अमीर बनने का अरमान किसका नहीं होता, मगर सभी की किस्मत तुम्हारी जैसे ही बलवान नहीं है मेरी प्यारी बहना। मेरे पति भले ही पैसे से गरीब हैं, मगर दिल के बेहतर इंसान हैं। वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। ओफो दिलासा, बी प्रैक्टिकल। कब समझोगी कि प्यार से पेट नहीं भरता? जिंदगी को बेहतर तौर से जीने के लिए पैसे पास होना बहुत जरूरी है। अमीरी की ठाट बाट का अपना ही मजा है। अगले दिन दोनों बहनें अपने ससुराल को विदा हो जाती हैं, जहां एक और अमीर न्यासा के पति के बिजनेस में हो रही तरक्की उसके कदम चूम रही थी, वहीं दूसरी ओर गरीब दिलासा के पति की दुकान ठप पड़ती जा रही थी। एक रोज न्यासा कार में सवार होकर अपनी बहन के घर आती है। न्यासा, पूरी 2 बरस बाद देख रही हूँ तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा। हाँ, अब महीने के हर दूसरे दिन मैं पार्लर में बिताती हूँ तो चेहरा तो खिलेगा ही, मगर करीबी से जूझकर तुम्हारा चेहरा मुरझा चुका है। न्यासा को अमीरी का रुतबा झाड़ते देख दिलासा के पति मनोहर को भारी आघात पहुंचता है। तभी दिलासा कहती है, खड़ी खड़ी ही सारी बातें करोगी, बैठ जाओ। अभी न्यासा ने अपनी अमीरी का बखान करना बंद ही किया था कि उसका पति युवराज डींगे हाँकते हुए कहता है, वो क्या है ना, हमें खाट चौकी पर बैठने की आदत नहीं है, हमेशा से सोफे का आदी हूँ। बुरा मत मानना साली साहिबा, ससुर जी ने इन जनाब से आपका ब्याह रचाकर आपको गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। मेरी पत्नी न्यासा को देखो, शहर में ठाट बाट से रहती है। मेरे जाने के बाद युवराज की तरक्की क्या हुई, ये तो मुझे अपना गुड लक चार्म कहते हैं। मुझे जमीन पर पाँव न धरना पड़े, इसके लिए हाल ही में 15 लाख की बड़ी कार खरीदी है। मगर इस घनघोर गरीबी में तुम्हारे पैर तो मिट्टी में ही सने रहते होंगे ना। एकदम से मनोहर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो भड़कते हुए कहता है, बस अपनी अमीरी का रौब झाड़कर मेरी बीवी को नीचा दिखाना बंद कर। अमीरी के रुतबे से तुम्हारी भौहें घमंड से चढ़ गई हैं न्यासा। अरे, जिसकी पैसे की तो औकात नहीं है, उसके तेवर ऐसे जैसे कोई बिजनेस टाइकून हो, करीब देहाती। उनके जाने के बाद मनोहर कहता है, अमीरी और शानो शौकत के नशे में चूर हो गई है न्यासा। आखिर क्या मिलता है उसे हर बार तुम्हें नीचा दिखाकर? शायद उसे ऐसा करके खुशी मिलती होगी, तो खुश होने दीजिए ना उसे। पिताजी के जाने के बाद बेहद कच्ची उम्र में घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गईं। मैंने पाई पाई जोड़कर यह दुकान खोली, मगर अब किराने का काम भी ठप पड़ गया है, ज्यादा पैसे भी नहीं बचे। सुनिए, पिताजी ने मुझे ब्याह में जो गहने दिए थे ना, वो मेरे पास बेफिजूल ही पड़े हैं। उन्हें बेचकर कोई दूजा काम शुरू कर लीजिए। मनोहर दिलासा के जेवर गिरवी रखकर कुछ पैसे मोल ले आता है। अरे, आ गए आप? कुल जेवरों का यही दाम मिला है। सोचा था कि इसे कोई बड़ा व्यापार खोलूंगा, मगर इतने कम पैसों में पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा। अक्सर छोटे कदम ही बड़ी सफलता का कारण ठहरते हैं। शादी का सीजन चल रहा है, माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर मीठे से शुरुआत करते हैं। फिर दोनों दंपति घर में मिठाई बनाकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में आते हैं। दोनों काफी देर आवाज लगाते हैं, मगर किसी को ना आता देख वो हताश मन से कहते हैं, सवेरे से सांझ होने को आ गई है, अब तक हमारे एक भी लड्डू की बोहनी तक नहीं हुई। अगर ये आखिरी पैसे डूब गए तो? देर शाम एक धनी व्यक्ति उनके पास आकर कहता है, अरे सुनो, ये सारी मिठाई जल्दी से बांध दो। वैसे तो मैं खुद मिठाई का व्यापारी हूँ, मगर जो मेरी दुकान की मिठाई बनाता है वो आज आया नहीं, इसलिए ये मिठाई मुझे ब्याह में पहुंचाना है। मिठाई वाला सारी मिठाइयां खरीद कर उन्हें दाम देता है, जिससे वो कई रोज बाद
वो भरपेट खाना खाते हैं। इन पैसों से कल हम और ज्यादा तादाद में मिठाई बनाएंगे। अगले सवेरे दोनों मिठाइयां बनाकर उसी जगह बेचने पहुंचते हैं। तभी वही मिठाई वाला आकर उनसे कहता है, अरे भाई, कल शादी में तुम्हारे लड्डू की खूब सराहना हुई और मेरे पास बड़े तबके के लोगों की शादी के मिठाइयों के ऑर्डर आते हैं। मेरी खातिर मिठाई बनाओगे? इससे हमारी कमाई का जरिया बढ़ेगा तो हर्ज कैसा, हमें यह सौदा मंजूर है। हर एक दिन के साथ उनकी मिठाई की मांग बढ़ती जा रही थी, जिससे उनके गरीबी की रेल अब पटरी पर आने लगी थी। मगर दूसरी ओर समय की मार के चलते न्यासा के पति को बिजनेस में भारी घाटा हुआ, जिसके चलते वो गरीबी की चपेट में आ चुके थे। सुनो जी, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे पास अच्छी खासी कीमत जुड़ गई है। क्यों ना हम थोक मिठाई की दुकान खोले? दोनों मिठाई की दुकान खोलते हैं। मिठाइयों के उत्तम स्वाद के कारण थोड़े ही दिनों में उनकी मिठाई की दुकान पूरे हाट बाजार में भारी सुर्खियां बटोर चुकी थी, जिसके साथ प्रतिदिन उन्हें विशेष कमाई हाथ लगती थी। दिलासा, अब मैं तुम्हें तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। बहुत दिन गरीबी में जीवन काट लिया तुमने। अमीर होकर मनोहर बड़ा सा घर बार, गाड़ी और विलासिता की सभी चीजें खरीदता है। एक दिन गरीबी से जूझती न्यासा उसके पास आती है। न्यासा, ये क्या हुलिया बना रखा है? दिलासा, मेरे पति का बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हुआ है। पाई पाई घाटा चुकाने में चली गई, घर से बेघर हो गई। बड़े आस से आई हूँ। इश्तिहार में देखा कि जीजा जी के मिठाई के कारखाने में वर्कर्स की जरूरत है। जानती हो न्यासा, अमीरी और आमदनी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब चली जाए। एक दिन तुमने मेरी गरीबी का मजाक बनाकर अपनी अमीरी का गुमान दिखाया था। आज तुम मेरे सामने झोली फैलाए खड़ी हो। अमीरी का कोई भरोसा नहीं कब अर्श से फर्श पर ले आए। न्यासा का झुका सिर जैसे जमीन में गड़ने के लिए उतावला था। तभी दिलासा कहती है, अगर तुम्हारे पति को मेरे पति के मिठाई के कारखाने में काम करने से ऐतराज नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज मुझे एहसास हो गया कि पैसा प्यार का कोई तोल नहीं, क्योंकि पैसा भले ही साथ छोड़ जाए मगर प्यार भरे रिश्ते आखिरी दम तक साथ निभाते हैं। अंत में न्यासा के सिर चढ़ा अमीरी का घमंड टूटकर चूर हो जाता है, जिसके साथ उसे रिश्तों की गहराई का एहसास भी हो जाता है। चुड़ैल के भुट्टे। रात के 3 बज रहे थे। भीमागढ़ गांव के भुट्टे के खेत में एक तेज रोशनी चमकती है और उस चमकती हुई रोशनी से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। इसके बाद वो चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, इस गांव के किसी भी भुट्टे को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं इस गांव के सारे भुट्टों को चबा चबा कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस खेत में अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है और आंख बंद करके अपने हाथों से जादू करने लगती है। उसके हाथों के जादू द्वारा वो उस खेत के सारे भुट्टे हवा में उड़ाने लगती है, जिसके बाद वो चुड़ैल खुद हवा में उड़कर आराम से भुट्टे खाने लगती है। यम, वाह, ये भुट्टे कितने स्वादिष्ट हैं। इन भुट्टों को खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल भुट्टों को खा ही रही थी कि तभी उस खेत का मालिक वहां आ जाता है और वह अपने खेत में चुड़ैल को हवा में उड़ते हुए भुट्टे को खाता हुआ देख चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो एक भयानक चुड़ैल है। अरे गांव वालों जल्दी आओ, देखो रे, अरे गांव में किसी चुड़ैल का साया है। मालिक की आवाज सुनकर चुड़ैल अचानक ही पीछे मुड़ जाती है, जिसके बाद वो मालिक को देखकर उसे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे भुट्टे खाते हुए देखा। तूने मुझे देख तो लिया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। पहले मैं तेरी आंखें नोचूंगी, उसके बाद मैं तेरी जान लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस मालिक को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने हाथों की दोनों उंगलियां लंबी करती है और उसकी आंखों में घोंप देती है, जिसके बाद चुड़ैल उसको भयानक मौत दे देती है। इस तरह उस खेत के मालिक की मौत हो जाती है और चुड़ैल उस खेत के सारे भुट्टे खाकर वहां से गायब हो जाती है। और देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगते हैं। उस गांव में आए दिन लोगों के भुट्टे गायब होने लगे और अगर उस चुड़ैल को कोई भी इंसान भुट्टा खाता हुआ देख लेता तो वह चुड़ैल उसको जिंदा नहीं छोड़ती। भुट्टों का खत्म होना और साथ ही साथ इंसानों के मरने की संख्या भी बढ़ती, ये देख सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आपस में बोलते हैं, आखिर हमारे गांव में भुट्टों की चोरी कौन कर रहा है? हमें इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। आखिर कौन है जो हमारे गांव में भुट्टे चुरा रहा है?
अरे यार भुट्टे साथ में हमारे गांव के लोग भी मारे जा रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे कौन है? किसका हाथ है इन सब के पीछे? जो भी हो, हमें इसका पता लगाना ही होगा। और वैसे भी यहाँ इस गांव में जो भी मरता है और हमारे भुट्टे जो चोरी होते हैं वो रात के समय ही होते हैं। अगर हमें इन सब के पीछे का राज पता लगाना है तो हमें आज रात गांव में ही रहना होगा और ये देखना होगा कि आखिर कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। सभी लोग अब रेनू की बात से सहमत हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और एक बार फिर चुड़ैल वहां आती है और गांव के भुट्टों को खाने लगती है। वो भुट्टों को बड़े ही चाव से खा रही थी कि तभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं और उसे देखकर गांव वाले बोलते हैं, अच्छा, तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो भुट्टों को चुरा चुरा कर खाती है। अरे आज हमने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तू नहीं बचेगी। मेरा क्या होगा और क्या नहीं ये तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम्हारा क्या होगा शायद तुमने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम लोगों ने मुझे भुट्टे खाते हुए देख बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। तुम लोग मेरे भुट्टों को मुझसे नहीं छीन सकते और अगर किसी ने मुझसे मेरे भुट्टों को छीनने की हिम्मत करी तो मैं उसे बेरहमी से मारूंगी। गांव वाले और चुड़ैल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन गांव वालों के बीच से मोहित, रोहित और रेनू तीनों दोस्त बाहर आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो और हमारे गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से तुम क्यों मार रही हो? अच्छा, तो तुम लोग आ ही गए। तुम लोग मुझे कैसे भूल सकते हो? आखिर तुम लोगों ने ही तो मेरी जान ली थी। नंदनी, ये तुम हो? मेरी बहन, तुम इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? क्या तुम इस चुड़ैल को जानती हो? और अगर तुम सभी इस चुड़ैल को जानती हो तो कौन है और क्यों हमें परेशान कर रही है? ये तीनों तुम लोगों को कभी सच नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। 10 साल पहले की बात है। रेनू जो कि मेरी बहन थी, रोहित और मोहित, हम दोनों बहनों के दोस्त थे। हम चारों उस समय केवल 10 साल के थे। मुझे भुट्टा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। एक बार जब भुट्टे वाला गली में आया तो मैंने अपने बचाए हुए पैसे से भुट्टे खरीद लिए, लेकिन इन लोगों ने मेरे भुट्टे को छीन कर छत पर भाग गए और मैं इन लोगों से अपने भुट्टे मांगती रही। मेरे भुट्टे मुझे वापस कर दो। नहीं, अब हम तेरे भुट्टों को वापस नहीं करेंगे। हम सभी लोग आपस में मिल बांट कर इस भुट्टे को बड़े ही मजे से खाएंगे। रेनू दीदी, देखो ना, ये क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे भुट्टे दिलवा दो। अरे नंदनी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? ये लोग तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये खाएंगे नहीं, तुम चिंता मत करो। नंदनी रेनू की बात नहीं सुनती, जिसके बाद नंदनी मोहित और रोहित से छीना झपटी करने लगती है और इस तरह छीना झपटी में नंदनी को धक्का लग जाता है और नंदनी छत से नीचे गिर जाती है और इस तरह नंदनी की मौत हो जाती है। इस तरह मेरी मौत हो गई। उस समय तो मैं बच्ची के भेष में मरी थी, लेकिन जैसे ही 10 साल बीते वैसे ही मैं एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो गई और अब मैं भुट्टों को चुरा चुरा कर खाती हूँ और इस बीच अगर मुझे कोई देख लेता है तो मैं उसे भी मार देती हूँ। नंदिनी, धोखाधड़ी में तुम नीचे गिर गई थी, तुम्हें किसी ने मारा नहीं, तो तुम इस तरह हम लोगों को मत मारो। तुम हम लोगों को आखिर परेशान क्यों कर रही हो? छोड़ दो हम सभी लोगों को। धोखे में मेरी जान नहीं गई थी, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे मारा था। और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी को मारती नहीं, लेकिन जो मुझे भुट्टे को खाते हुए देख लेता है मैं बस उसे मारती हूँ, क्योंकि वो मेरा राज सबको बता देता। अब तो तुम्हारा राज सभी गांव वालों को पता चल गया कि तुम कौन हो। अब तो तुम यहाँ मौत का गंदा खेल बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हर रोज मेरे लिए सुबह शाम भुट्टे लाकर मेरी कब्र के पास छोड़ दोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। चुड़ैल की बातों से अब सभी लोग सहमत होते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है और हर रोज अब सभी गांव वाले नंदिनी की कब्र पर भुट्टे रखकर चले जाया करते। इस तरह अब चुड़ैल किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करती और सभी गांव वाले अब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। निधि नाम की लड़की अपनी माँ नैना और अपने पिता रघु के साथ रहती थी। निधि की आंखें नीली सी थी, उसका रंग गोरा था। वो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही उसकी आवाज भी सुरीली थी। एक बार की बात है, निधि अपनी माँ नैना के साथ मार्केट में सामान लेने आई थी कि तभी नैना का पैसे वाला बैग चोरी हो जाता है और निधि उस चोर के पीछे भागने लगती है।
भागते हुए उसकी टक्कर स्पर्श नाम के एक लड़के से हो जाती है। स्पर्श उसको देखता ही रह गया। निधि स्पर्श से मदद मांगने लगी। मदद करो, वो चोर मेरी माँ का पर्स चुरा कर भाग रहा है। स्पर्श बिना सोचे समझे निधि की माँ का पर्स लेने के लिए उस चोर के पीछे दौड़ने लगता है। उस चोर से स्पर्श निधि की माँ का पर्स ले लेता है, जिसके बाद वो उसे खूब मारता है और निधि का पर्स उसको देते हुए बोलता है, हाय ये गोरा चेहरा, ये नीली नीली आंखें, सुरीली सी आवाज ने तो मेरे दिल को घायल कर दिया। उसकी ये बात सुनकर निधि थोड़ा सा शर्माती है और अपनी पलकें झुकाकर मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट और शर्माहट को देखकर स्पर्श एक बार फिर बोलता है, हाय ये शर्माहट कहीं मेरी जान न ले जाए। वैसे मिस ब्यूटीफुल, आपका नाम क्या है? निधि उसको शर्माते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरा नाम निधि है। निधि और स्पर्श आपस में बात कर रहे थे कि तभी पीछे से नैना वहां आती है और अपनी बेटी से बोलती है, अरे निधि बेटा, मेरा पर्स मिल गया क्या? हाँ माँ, पर्स मिल गया है और हमें पर्स दिलवाने वाला हमारे सामने खड़ा है। ये है स्पर्श, इन्होंने ही पर्स दिलवाया है और चोर का पीछा किया। उस चोर को तो अच्छा सबक सिखाया इन्होंने। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। स्पर्श बेटा, तुम करते क्या हो? हाँ आंटी जी, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूँ। आपकी बेटी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वैसे आपकी बेटी बहुत ही अच्छी और होनहार है। हाँ, मेरी बेटी होनहार होने के साथ साथ थोड़ी नटखट भी है। इतना कहकर सभी आपस में हंसने लगते हैं और सभी आपस में बात करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और स्पर्श निधि के घर आने जाने लगता है। देखते ही देखते निधि और स्पर्श के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और स्पर्श निधि से शादी करने की बात उसके सामने रखता है। ये सुनकर कि स्पर्श उससे शादी करना चाहता है, निधि बहुत ही खुश हो जाती है और स्पर्श को लेकर अपने घर में जाती है। जिसके बाद स्पर्श निधि की माँ नैना से बोलता है, आंटी जी, मुझे आपकी बेटी बहुत ही पसंद है, मैं निधि से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम तो शादी के लिए राजी हो, लेकिन तुम्हारी माँ राजी है या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का हूँ और उन्हें बहुत ही खुशी मिलेगी जब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि मैंने उनके लिए एक सुंदर और सुशील बहू ढूंढ ली है। स्पर्श की बात सुनकर नैना खुश हो जाती है और अपनी बेटी की शादी स्पर्श से करवाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसी रात स्पर्श अपनी माँ सुजाता के पास जाता है और उससे बोलता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। देख बेटा, तू उस लड़की से प्यार तो करता है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई कमी हुई तो मैं तेरी शादी उससे नहीं करवा पाऊंगी। अरे हाँ माँ, वो बहुत ही सुंदर और सुशील है, उसके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है। सुजाता स्पर्श की शादी के लिए सहमत हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ निधि की माँ नैना अपने पति रघु से बोलती है, रघु जी, स्पर्श है तो बहुत ही अच्छा लड़का, लेकिन उसे जब हमारी निधि का सच पता चलेगा तो वो उसे ठुकरा देगा। इसलिए हमें निधि का सारा सच स्पर्श को बता देना चाहिए। नैना, स्पर्श बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, स्पर्श के जैसा लड़का हमें शायद ना मिले, इसलिए हम उसे अपनी बेटी का सच बताकर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं तोड़वाना। क्या पता ये सच जानकर वो उससे शादी ना करे। ये सब सोचकर वो निधि का सच स्पर्श और स्पर्श की माँ सुजाता से छुपा लेते हैं। अगली सुबह स्पर्श अपनी माँ सुजाता को लेकर निधि के घर आता है। सुजाता निधि को पसंद कर लेती है और सुजाता निधि का अपने बेटे से रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। अगले एक हफ्ते में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उसका जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजर रहा था और एक दिन सुजाता अपनी बहू निधि से बोलती है, अरे निधि बहू, आज मेरा चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो आज जब तू खाना बनाएगी तो उसमें लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा ज्यादा डाल देना। ये सुनकर निधि सोच में पड़ जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, लाल मिर्च पाउडर से तो मुझे छींकें आती हैं। अगर मैंने छींक दिया तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। अरे बहू, कहाँ खो गई? ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। निधि अब रसोई में खाना बना रही थी कि तभी पीछे से स्पर्श आता है और उसे पकड़ लेता है। निधि के हाथ से लाल मिर्च का पाउडर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से निधि को एक बहुत तेज छींक आती है और जैसे ही वो छींकती है कि तभी उसके सारे दांत बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही उसके दांत बाहर आते हैं कि तभी उसके सास भी वहां पहुंच जाती है और अपनी बहू को बिना दांत देख वो हंस पड़ती है
हंसने के साथ साथ उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो गुस्से में बोलती है, हे भगवान, हमारे साथ तो धोखा हुआ है। ये तो बिना दांत की है, इसके तो एक भी दांत नहीं है। तुझे शर्म नहीं आई झूठ बोलकर? मेरे बेटे को फंसाया और उससे शादी कर ली तूने। नहीं माँ जी, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अरे बस कर करमजली, और कितना झूठ बोलेगी? तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए। अरे जा जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। अपनी बीवी निधि को इतना उल्टा सीधा सुनता देख स्पर्श बोलता है, अरे माँ, उसको इतना क्यों बोल रही हो? उसे इतना उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार उसकी मजबूरी तो सुन लो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और अगर उसमें ये कमी है तो हमें उस कमी को अपनाना चाहिए। निधि, तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? स्पर्श, मैं बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते मेरा पैर फिसल गया और मैं छत से नीचे गिर गई, जिसके कारण मेरे आगे के 4 दांत टूट गए। उन दांतों के टूटने की वजह से मेरे सभी दांत कमजोर हो गए। मेरे दांतों में आए दिन दर्द रहता था और जब मम्मी ने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे सारे ही दांत निकालने की सलाह दी, क्योंकि मेरे मसूड़ों के अंदर एक भारी जख्म बन रहा था। अगर वो जख्म गहरा हो जाता तो शायद मुझे कैंसर की बीमारी भी हो सकती थी। इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरे सभी दांत को निकलवा दिया और उसके बदले ये नकली दांत लगवा दिए। स्पर्श, मैं मानती हूँ मेरे पास असली दांत नहीं है, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनकर सुजाता को अपने कठोर व्यवहार पर थोड़ा पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ ऐसा हुआ है, तो हो सके तो मुझे माफ कर दे बहू। निधि अब अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद उसके सास भी उसे पहले की तरह ही प्यार करने लगती है और एक बार फिर वो एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। चुड़ैलों की पतंग प्रतियोगिता। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज इतने सालों बाद हमें आजादी मिल ही गई। हाँ मोहिनी, ना जाने कब से हम उस काल कोठरी में अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे, लेकिन अब हमारी दुख भरी जिंदगी खत्म हो चुकी है और एक नई आजाद जिंदगी जिएंगे। चलो तो आओ, हम अब पतंग उड़ाते हैं और इस बार प्रतियोगिता नहीं, प्यार होगा। आखिर ये चारों चुड़ैलें ऐसे कौन से दर्द से गुजरी थीं? ऐसे कौन सी काल कोठरी से आई थीं, जहां से आने के बाद ये अपने आजादी का जश्न मनाती हैं? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। चारों चुड़ैलें एक ऐसी जगह कैद थीं जहां से शायद वापस आना उनके लिए नामुमकिन था और उन पर अत्याचार करने वाला कोई और नहीं बल्कि शैतानों का राजा था। उस शैतान का बहुत बड़ा शैतानी साम्राज्य था, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफी तादाद में चुड़ैलें थीं। सारी चुड़ैलें जंजीरों में लिपटी हुई अंधेरे में थीं। तभी वो शैतान हंटर जमीन पर मारते हुए आता है। तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है मेरी दासी चुड़ैलो। चलो, काफी वक्त से तुम सबको खुराक नहीं मिले, तो क्यों ना आज वो खुराक दे दी जाए। नहीं नहीं आका, छोड़ दीजिए। अब अपने कोड़े हम पर न बरसाइए। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर हुक्म चलाया, अब इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये कहते ही शैतान चुड़ैल को अपने हंटर से मारने लगता है। उसकी चीख की गूंज बाकी चुड़ैलों के कानों में जाती है और वो भी उसके दर्द से करहा जाती हैं। मालिक, मालिक छोड़ दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब पता चला दर्द क्या होता है। आगे से ध्यान रखना, जिम्बा को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। ये कहते ही वो हंटर मार मार कर आगे की बंदी चुड़ैलों के पास पहुंचता है, जिससे बाकी की चुड़ैलें डर कर कहती हैं, मुझे जाना है आका, खोलो इन जंजीरों को कोई। अरे मुझे जाना है। सुने ना, क्या हुआ तुझे? माया, देखना, ये बहुत चिल्ला रही है। क्या हो रहा है सर? ये बहुत डर गई है। इसे उस शैतान जिब्बा के आने की आहट और उसका हंटर से मारना महसूस हो रहा है। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है। जी तो होता है कि उस जिम्बा को जान से मार डालूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम यहाँ से आजाद हो जाएं।
हम बहुत जल्दी ही आजाद होंगे। यहाँ तो अब मेरा भी दम घुटता है। एक चुड़ैल होने के बावजूद भी हमें एक कैदी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। आसानी से तो वो जिम्बा हमें जाने नहीं देगा, तो कोई रास्ता ही अपनाना होगा। वो हम पर रहम नहीं करता, ना कभी सुनता। तभी वहाँ वो शैतान पहुंच जाता है और मोहिनी को हंटर मारकर कहता है, छोड़ो छोड़ो, हमें जाने दो। तो अच्छी लगी तुम्हें खुराक मोहिनी? आका, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमें इतनी दुख भरी जिंदगी क्यों दे रहे हैं? क्यों हम पर इतना अत्याचार करते हैं? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़ो छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। आका, यहाँ से मुझे बाहर जाना है, हमें मत मारिए। बाहर जाना? तुम्हें बाहर का ये ख्याल भी कैसे आया तुम लोगों के दिमाग में? ये बोलते ही जिम्बा उन चारों चुड़ैलों पर हंटर मार मार कर उनकी बुरी हालत कर देता है। तभी रागिनी कहती है, आप हमें कितना भी मार लीजिए, हम नहीं डरेंगे। आखिर आप हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? कितने वर्षों से हम आपकी गुलामी कर रहे हैं, आपकी कोड़े सहन कर रहे हैं, आपकी हर बात मान रहे हैं, तो हमें क्यों बंदी बनाया गया है? अब तो हमें आजाद कर दीजिए। वो देखिए, बेजान पतंगे भी आसमान में आजाद उड़ रही हैं। एक मौका हमें भी देना चाहिए। बेजान पतंगों से भी बुरा हाल है तुम्हारा तो, हाँ? मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी आजाद नहीं होने दूंगा। फिर भी मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। कल 15 अगस्त है, यानी आजादी का दिन, और अगर तुम चुड़ैलें भी आजाद होना चाहती हो तो तुम सबको चुड़ैल पतंग प्रतियोगिता करनी होगी। जो भी केवल 5 चुड़ैल उस पतंग प्रतियोगिता में जीतेंगे, मैं उन्हें रिहा कर दूंगा हमेशा के लिए। लेकिन मेरी पतंग से बचना बहुत मुश्किल है। साथ में मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा पतंग उड़ाने का। ये हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। हाँ, स्वीकार है। तो आ जाओ मैदान में। ये बोलते ही शैतान सारी चुड़ैलों की जंजीर गायब कर देता है और उन्हें खुले आसमान के नीचे ले आता है, जिसकी रोशनी से उनकी आंखों में बहुत चुभन होती है। साथ ही वहां काफी सारी पतंगे और चक्री रखी हुई थी। तभी रागिनी कहती है, देखा दोस्तों, आज हमें पतंगे की डोरों को काटकर अपनी आजादी पर कब्जा करना ही होगा। हाँ रागिनी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। आज हमारी आपस में लड़ाई होगी, पर मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ रह जाए। मैं चाहती हूँ हम चारों यहाँ से बाहर निकल जाएं। क्यों सुनैना, तू कर पाएगी ना? तुम तीनों चिंता मत करो, मैं आज बहुत अच्छे से पतंग उड़ाऊंगी, और पतंग उड़ाने में हम चारों माहिर हैं। हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो जोर से बोलो, काइट बच्चे। तैयार होना तुम सब, अपनी अपनी पतंगे ले लो। याद रहे, जो बेईमानी करेगा उसे मैं यही मार दूंगा। तुम सारी चुड़ैलें एक साथ पतंग उड़ाओ। आखिर में तुम सब में से जो 5 चुड़ैलें उड़ती हुई पतंगों के साथ बचेंगी, उन्हें मैं आजाद कर दूंगा। सारी चुड़ैलें एक साथ पतंग उड़ा रही होती हैं। ये आज तो मैं जीत के ही रहूंगी। काट दूंगी सबकी पतंगों को। मैं भी, पर याद रहे, हम चारों एक दूसरे की नहीं काटेंगे। हाँ हाँ पता है। और ये ले, मैंने पेच लड़ाकर सुमेधा की पतंग काट दी। बहुत अच्छा। सुने ना, इस तरह काट पतंगे, आजादी जो जिएंगे हम। तो गाओ, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। 15 अगस्त है तो कुछ देश के लिए गाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धरती सुनहरी अंबर नीला, ऐसा रंगीला देश है मेरा, देश है मेरा, रंगीला देश है मेरा। लो, काट दी एक के बाद एक पतंगे। तुम चारों ने तो बहुत ज्यादा पतंगे काट दी हैं। हाँ, क्योंकि हम चारों इसमें माहिर हैं।
बहुत बढ़िया, तुम अच्छा पतंग उड़ा रही हो। देखते हैं किसकी किस्मत खुलेगी। अब सिर्फ तुम 7-8 चुड़ैल ही बची हो। आसमान में अधिकतर पतंगें कट जाती हैं। तभी आग बबूला होते हुए शकीला कहती है, बहुत बच गई तुम शकीला की पतंग से। अब तुम सबकी पतंग को काट कर मैं आजाद होंगी। रागिनी, तू बहुत अपनी पतंग की तरह उड़ती है ना। आज तुझे और तेरी पतंग को नीचे ले आऊंगी। जा जा अपनी पतंग बचा। देखते हैं किसमें कितना है दम। कांच के मांझे से उड़ा रही हूँ, देख कटेगी ही कटेगी तेरी। ये तो चीटिंग कर रही है, इसके मांझे में कांच मिला हुआ है। शकीला मोहिनी की पतंग काटने वाली होती है कि जिम्बा उसी मांझे से गर्दन काटकर उसे मार डालता है। तभी माया कहती है, आका, आपने शकीला को क्यों मार डाला? क्योंकि वो चीटिंग करके पतंग को कांच के मांझे से काटना चाहती थी और खेल बराबर का हो तो ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसे मार डाला। चलो चलो, अब सिर्फ 6 चुड़ैलें बची हैं। जिस एक की भी पतंग कट गई समझ लेना वो आजाद अब कभी भी नहीं हो पाएगी। जी आका, माया विमला से पीछ छुड़ा लिए। हाँ, और अब मैं जीतने वाली हूँ। इतने में रागिनी और माया विमला चुड़ैल की पतंग को काट देती है, जिसके बाद रंका, सुनैना, माया, मोहिनी, रागिनी इस खेल को जीत जाते हैं और शैतान कहता है, तुम्हारी किस्मत में था जो तुम 5 आज से मेरे साम्राज्य से आजाद हुई। जाओ 15 अगस्त की आजादी के साथ अपनी आजादी को भी अब अच्छे से जियो। शुक्रिया आका। शुक्रिया, तुम चारों का। तुम्हारी ज्यादा पतंग कटने से आज से मैं भी आजाद हूँ। तो बस रंका भी शैतान जिम्बा की कैद से आजाद हो जाती है और पांचों बाहर आकर अपनी आजादी को मनाते हुए पतंग उड़ाते हुए एक साथ कहती हैं, चलो, वहाँ तो हमने एक दूसरे से पतंग का कंपटीशन नहीं किया। अब हम चुड़ैलों का असली कंपटीशन यहाँ शुरू होगा। अच्छा हुआ ना हम इस काल कोठरी से बाहर आ गए। वो तो सबको आना ही था ना, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ।